Hello and welcome back to Gourmet Science Studio. हम कर रहे हैं Australia 6th edition and we are starting with a new chapter today. Chapter number 5, Learning. बचपन से लेके अभी तक हमने कितना कुछ सीखा है. So many things we have learned. But what do we actually mean when we say learning? तो आज हम समझेंगे कि जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं learning, तो एक्चुअली इसका मतलब होता क्या है. क्या जो बचपन से सुनते हैं अपने चैप्टर को लर्न करो, अपने पेपर को लर्न करो, टेबल लर्न करो, एबीसीडी लर्न करो, तो क्या यही लर्निंग है बस, या लर्निंग हैज सम अदर मीनिंग टू इट. सो वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लर्निंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी. तो सबसे पहले लिखते हैं हम लर्निंग की डेफिनेशन. सो लर्निंग होता क्या है? Learning is any relatively permanent change in behavior brought about by experience और practice. So ये है theoretical definition जिसको हम समझेंगे अभी. So learning क्या है? It is any relatively permanent change. Now यहाँ पे relatively permanent का मतलब है that when you learn something new, some part of your brain gets changed when you learn something new, which is nothing but a process of memory. Why process of memory? Because जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ऑफ कोर्स वी लर्न समथिंग, राइट? दैट इज हाउ वो हमारी मेमोरी में रहेगा. और बट मेमोरी में हमेशा के लिए तो कोई चीज नहीं रह सकती. योर मेमोरी, आप भूल भी सकते हैं चीजें, आप यू कैन फॉरगेट समथिंग. तो दैट इज वाई हम 100% परमानेंट नहीं कह रहे. हम ये नहीं कह रहे इट इज, हमने ये नहीं लिखा लर्निंग की डेफिनेशन में दैट इट इज a permanent change in behavior brought by any experience or practice. अगर हमें लिखना होता परमानेंट चेंज लिख देते, पर परमानेंट चेंज नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं रिलेटिवली परमानेंट. क्यों कह रहे हैं रिलेटिवली परमानेंट? एक तो रिलेट हम किससे कर रहे हैं? रिलेट हम कर रहे हैं आपकी पहले की नॉलेज और अब की नॉलेज में. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लर्निंग समथिंग जिसके बारे में आपको नहीं पता था और अभी आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आया है. तो दैट न्यू इन्फॉर्मेशन, सो पास्ट की इन्फॉर्मेशन और अभी की इन्फॉर्मेशन में से रिलेट करके कह रहे हैं हम. और रिलेटिवली परमानेंट मतलब कि फॉरगेटिंग भी तो होता है, मेमोरी डिके भी तो होती है ना? हम भूल भी जाते हैं चीजों को. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है किसमें? आपके बिहेवियर में, विच इज ब्रॉट बाय एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस. अब जब न्यू लर्निंग करते हैं तो हमें इतना तो पता है कि न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जब मेमोरीज फॉर्म करते हैं, जब अपनी प्रोसेस मेमोरी की हो रही है. आगे मेमोरी के चैप्टर में हम पढ़ेंगे सब कुछ, लाइक हाउ थिंग्स आर डन, एनकोडिंग, रिट्रीवल, सब कुछ कैसे होता है. बट जब हम कोई न्यू एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मेमोरी तो फॉर्म कर ही रहे हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं न्यू न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं और ऐसे हमारा जो है चेंजेस आ रहे हैं. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपीरियंस? अगर किसी को एक बैड एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, मान लो कि छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको हम मना कर रहे हैं कि बेटा कैंडल की फ्लेम पे उसको बड़ा अट्रैक्ट करिए और वो बार बार उसको पकड़ने की कोशिश करे, और हम उसको मना कर रहे हैं कि उसको टच मत करो, उंगली जल जाएगा, आपका फिंगर बर्न हो जाएगा. बट वो सुन नहीं रहा है. अभी उसने क्या करा, जरा सा मम्मी इधर उधर हुई, उसने कैंडल की फ्लेम को जो है टच करा, अभी उसका फिंगर बर्न हो गया. तो उस एक्सपीरियंस से उसको पेन हुआ, उसको हर्ट हुआ, ठीक है, स्किन बर्न हो गया. अभी आपको क्या लगता है नेक्स्ट टाइम कभी वो कैंडल जलते हुए देखेगा, क्या वो उसको टच करेगा?
नहीं, बिकॉज ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस, अ बैड मेमोरी। उसको मेरे दिमाग में बैठ जाएगा कि ये चीज मम्मा ने बोला था कि नहीं टच करना, और मैंने टच किया तो मेरा स्किन बर्न हो गया था, तो मुझे जो है कैंडल की फ्लेम को नहीं टच करना। तो एक्सपीरियंस भी हमें जो है सिखाता है, और प्रैक्टिस तो डेफिनेटली सिखाती है। ऐसे ही थोड़ी ना हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो एक्सपीरियंस जो है आपका पेनफुल भी हो सकता है या प्लेजरेबल भी हो सकता है, राइट? So you understood that experience, when we talk about experience, it can be a painful experience or it can be a pleasurable experience. And practice मतलब कि बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करना, तो वो न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो और पक्के होते जाते हैं, एंड दैट इज हाउ वी लर्न। बट नॉट ऑल चेंजेस वी अटेन इज थ्रू लर्निंग। तो ऐसा नहीं है कि सारे चेंजेस जो हैं हमें, जैसे लिखा है ना कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज, तो सारे चेंजेस हमें लर्निंग से होते हैं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, increase of height doesn't happen because of practice, it happens because of the genetics, right? genetics control करते हैं कि आपका height कितना जाएगा कितना नहीं। और इस तरह के जितने भी experiences हमें होते हैं उनको बोलते हैं maturation। Maturation happens because of the genetic component and biological component. It doesn't happen because you practice, right? So maturation क्या है? It is the biological and genetic growth. For example, अब इसको एक example से समझते हैं। For example, when a child learns to walk, ठीक है, जब एक छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होता कि माँ बाप उसको हाथ पकड़ के प्रैक्टिस करवाएंगे, खूब प्रैक्टिस करवाएंगे, या उसको वॉकर ला देंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट द ओनली थिंग। प्रैक्टिस, यस, प्रैक्टिस इज वन प्रॉबेबली टाइनी एलिमेंट ऑफ इट, बट एक्चुअली जो वॉकिंग स्टार्ट होती है दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द मेच्योरेशन ऑफ द बोन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक सेंस ऑफ बैलेंस डेवलप करता है जब बच्चा, कि ओके, जब हम माँ बाप को, अगर आपने छोटे बच्चे को, अगर आपके घर में हो या आपने देखा हो, तो छोटे बच्चे की खूब मालिश वगैरह करते हैं तेल से, ऑयल से, काफ़ी उसकी। क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्गों से अगर आप पूछो तो वो कहेंगे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो इसका क्या राज है, मतलब क्या लॉजिक क्या है? ये तो यही लॉजिक है कि आप उनको धीरे धीरे करके मसाज करके उनका ब्लड फ्लो इम्प्रूव करते हो, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हो, राइट? तो उनका धीरे धीरे करके उनका जो, उनको सेंस ऑफ बैलेंस गेन करने लगता है। पहले तो बच्चा अपना सिर भी नहीं संभाल सकता, ठीक है, तो उसके सिर के पीछे भी माँ बाप हाथ रखते हैं। फिर धीरे 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 वो अपनी बॉडी का वेट संभालना शुरू करता है, हेड का वेट संभालना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे वो खड़े होने की कोशिश करता है। जैसे जैसे उसका तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। जैसे जैसे जो है उसका नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेंस ऑफ बैलेंस में भी हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, सब नर्वस सिस्टम हमारा मतलब इन्वॉल्व रहता ही है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल आप जो है याद रख सकते हो। उसके बाद अगर आप उसको वॉकर ला के दे रहे हो, या आप उसको हेल्प कर रहे हो, हाथ पकड़ के बच्चे को चला रहे हो, प्रैक्टिस करा रहे हो, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एक्चुअली जो वॉकिंग है, वॉकिंग दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द मैच्योरेशन प्लस ऑब्वियसली प्रैक्टिस। बच्चा मतलब चलने फिरने लायक है, लेकिन गोदी में से उतार ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा भाई, है ना? कुछ माँ बाप होते हैं कि गोद में से ही बच्चा नहीं उतार रहे हैं, या मेड को पकड़ा रखा है, गोद में से ही नहीं उतारने दे रहे हैं बच्चे को, छोड़ ही नहीं रहे हैं खुला, तो फिर कैसे बच्चा चलेगा? चिपका ही रहेगा गोद में, तो फिर चढ़ा ही रहेगा गोद में। तो ये भी बात होती है। तो मैच्योरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग। लर्निंग हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से, विच इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। पर मैच्योरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मैच्योरेशन का तो रोल है, बायोलॉजिकल और जेनेटिक कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व है, प्लस प्रैक्टिस है, ठीक है। सो दिस इज द difference between maturation and learning. So next हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑब्वियसली लर्निंग का चैप्टर है, वी गोना कवर लर्निंग थ्योरीज, एंड फर्स्ट वी गोना कवर अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग। किसने दी थी ये तो पता ही होना चाहिए आपको, इवान पावलोव, ठीक है। इवान पावलोव कौन थे?
He was a physiologist. राइट. सो इवान पावलो वाज अ फिजियोलॉजिस्ट. फिजियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बॉडी की फंक्शनिंग को पढ़ते हैं. तो ही वाज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट. So Ivan Pavlov was studying the process of digestion in dogs. और उन्होंने अपनी असिस्टेंट की हेल्प से एक इक्विपमेंट बना रखा था जो उनके सलाइवा को मेजर कर रहा था. राइट. सो नॉर्मली जब हम फूड खाते हैं, हम या एनिमल्स कोई भी, तो जब द मोमेंट वी पुट फूड इन आवर माउथ, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो है सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, विच हेल्प्स मिक्सेस विद द फूड एंड हेल्प अस टू गेट न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प्स अस इन डाइजेशन एंड च्यूइंग में हेल्प करता है हमारा सलाइवा. राइट. बट द नेचुरल रिफ्लेक्स, द नेचुरल थिंग इज कि जब आप फूड मुंह में रखोगे तब सलाइवा आना चाहिए, आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स को तब सलाइवा देना चाहिए. राइट. बट दैट वॉज नॉट हैपनिंग विद डॉग्स. उल्टा क्या हो रहा था? पावलो ने नोटिस किया कि डॉग्स ने स्टार्ट कर दिया सलाइवेटिंग जब खाना वो दूर से देखते थे, या जो जेनिटर था जो खाना लेकर आता था उसके पास कीज होती थी लॉक खोलने की, या तो कीज उन्होंने मतलब अपने बेल्ट के साथ हैंग कर रखे थे, तो कीज छन 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 बज रही हैं, तो उसकी बेल से उनको समझ आ जाता था कि अब मेरा खाना लेके आ रहे हैं, तो तभी सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती थी. कीज की जो कि नेचुरल रिफ्लेक्स तो नहीं है ना. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते भी जाते हैं और लिखते भी जाते हैं. लेट अस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिफ्लेक्स क्या होता है. ओके, व्हाट इज रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स हमारा इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है. इन रिस्पॉन्स. नाउ इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स वो होता है जो पर्सन की अपनी चॉइस नहीं होती है. दैट्स एन इनवॉलंटरी. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बाहर सड़क पे जा रहे हैं और एकदम से आंधी तूफान आ रहा है या तेज हवा चल रही है, तो आपकी आंखों में अगर मिट्टी आ रही है एकदम से आपकी आईज क्लोज हो जाएंगी. दैट इज एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स. यू विल नॉट, ऐसा नहीं कि आप चूज करोगे कि मैं आंखें बंद करूं कि नहीं करूं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा. या एकदम हाई बीम लाइट आपकी किसी व्हीकल के सामने आपकी आंखों में पड़ रही है, तो तेज रोशनी की वजह से हम अपनी आंखों के आगे हाथ रख लेते हैं. दैट इज एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स. तो वो रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारी बॉडी के. राइट. तो रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो हम चूज नहीं करते हैं, बट इट्स एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स. तो ऐसे ही फूड अगर माउथ में रखेंगे तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे और सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे. दैट्स एन रिफ्लेक्स. दैट्स एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स. वी डोंट चूज कि हमारे मुंह में सलाइवा आए या नहीं आए. इस केस में फूड जो है हमारा स्टिमुलस है. नाउ स्टिमुलस क्या होता है? इट्स एनी ऑब्जेक्ट, इवेंट or experience that causes a response. ठीक है. तो अब जैसे इस केस में हमारा फूड एक स्टिमुलस हुआ. फूड स्टिमुलस क्यों हुआ? क्योंकि उससे एक रिस्पॉन्स एलिसिट हो रहा है. क्या रिस्पॉन्स हो रहा है? सलाइवेशन का. सलाइवेशन अगर अब फूड माउथ में रखने से हो तो वो नेचुरल रिस्पॉन्स है, मतलब वो एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है. राइट. जब क्लासिकल कंडीशन हमें क्या कह रही है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हो रहा है कि जब हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स, जो नेचुरल हमारा इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स है, वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखकर आ जाए या कुछ ऐसा इवेंट को देख के, कुछ ऐसे थ्रू एक्सपीरियंसेस, तो कुछ ऐसा हो जाए कि भाई नेचुरल, उसको तो नेचुरली तो फूड को देख के आपको सलाइवेट करना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ फूड को देख के सलाइवेट नहीं कर रहे डॉग, जो बेल रिंग कर रही है उसको देख के सलाइवेट कर रहे हैं. या जब फूड उन्होंने अपना बर्तन देखा खाने का, अगर आप लोगों के पास एज अ डॉग मतलब पेट भी है एज अ डॉग, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें अगर आप इनको खाने का बर्तन उनके आगे रखेंगे तो प्रॉबेबली दे कैन ड्रूल. ड्रूलिंग कहते हैं कि मुंह से लार टपकना. तो डॉग्स समटाइम्स दे ड्रूल ऑल्सो.
क्यों? क्योंकि उनको पता कि मेरे खाने का बर्तन आ गया, मेरा तो इसका मतलब मेरे को खाना सर्व होने वाला है। तो खाने को देखकर अगर सलाइवेट करें, वो तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, वो तो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। लेकिन वही इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स अगर होने लग जाए किसी ऐसे स्टिमुलस को देख के जो कि नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, अब खाने का बर्तन तो नेचुरल स्टिमुलस नहीं है ना, नेचुरल स्टिमुलस तो फूड है, तो वही उसको ही कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्लासिकल कंडीशनिंग। वो ये जो फिनोमेना अकर होगा उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहेंगे। सो इसकी डेफिनेशन है एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस other than the natural original stimulus. नाउ बिफोर वी कम टू द एक्सपेरिमेंट जो पावलो ने किया था, वी विल स्टडी सम एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इन एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं एलिमेंट्स से आपका पूरा एक्सपेरिमेंट होगा, पावलो वाला आपको समझ आएगा, और ये वर्ड्स, ये डेफिनेशन, ये सब कुछ वहाँ पे यूज़ हुआ है। तो पहले आप ये समझें कि अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस, ये सब क्या होता है। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, तब जब हम पावलो का एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स में ये लिख लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, और सबसे पहला उसमें है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। इसको बोलते हैं यूसीएस। ये जो ब्रैकेट्स में मैंने लिखे हैं ये एब्रीवेशन है इनकी। ठीक है, सो यूसीएस क्या होता है? अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है? इट इज ओरिजिनल naturally occurring stimulus। जैसे कि पावलो का जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, विल फाइंड कि फूड उसमें नेचुरल अकरिंग स्टिमुलस है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशन मतलब ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, जैसे कि सलाइवेशन। ठीक है, तो खाने को देख के मुंह में पानी आना इज अ नेचुरल अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल रिस्पॉन्स है ना, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। हम थोड़ी ना डिसाइड करते हैं कि खाने मुंह में रखने के बाद सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे कि नहीं होंगे, सलाइवा मुंह में आएगा कि नहीं आएगा। इट्स एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। तो जिस चीज़ को कंडीशन नहीं किया है, जो एकदम ओरिजिनल नेचुरल स्टिमुलस है फूड, वो और उसके बाद नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है? सलाइवेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर अब आता है हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है? इट्स अ स्टिमुलस दैट हैज नो इफेक्ट, बट कब तक? प्रायर टू कंडीशनिंग। जब कंडीशनिंग नहीं हुई तब तक न्यूट्रल स्टिमुलस का कोई इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बेल, बेल को देख के थोड़ी ना मुंह में पानी आएगा, पानी तो खाने को देख के आएगा। तो बेल क्या हुआ? न्यूट्रल स्टिमुलस हुआ, क्योंकि उसको देख के तो मुंह में पानी आने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अब हम समझेंगे कंडीशन रिस्पॉन्स और कंडीशन स्टिमुलस के बारे में। कंडीशन स्टिमुलस क्या है? कंडीशन स्टिमुलस आपका न्यूट्रल स्टिमुलस ही है। न्यूट्रल स्टिमुलस हमने ऊपर पढ़ा था, क्या है? बेल है हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस, वही आगे चल के हमारा कंडीशन स्टिमुलस बनेगा। कैसे? जब उसकी कंडीशनिंग होगी, क्योंकि हमने लिखा था ना कि प्रायर टू कंडीशनिंग। तो कंडीशन स्टिमुलस कैसे बना? न्यूट्रल स्टिमुलस दैट नाउ produces a conditioned response
फॉर एग्जाम्पल बेल था ना हमारा, अब वो कंडीशन हो गई। कैसे? आफ्टर पेयरिंग विद फूड। जब हम उसको फूड के साथ पेयर कर देंगे तब वो हमारा कंडीशन स्टिमुलस बन जाएगी। अभी जब हम पावलो का एक्सपेरिमेंट समझेंगे तो हम ये सब कुछ समझेंगे। और अभी आपको समझना है तो ऐसे समझो कि जैसे जब आप स्कूल में थे, आपकी रिसेस की घंटी बजती थी, तो जब इतने साल आपने स्कूल में बताए, लेकिन जब आप पहले पहले थे तो स्कूल में रिसेस की बेल बजने के टाइम पे आपका कोई बेल बजने से मुंह में पानी नहीं आ जाता था। बेल बजा मतलब कि भाई अब ठीक है, इट्स अ ब्रेक टाइम, लंच टाइम, अपना लंच करेंगे। बट एक टाइम के बाद आने के बाद क्या हो गया कि बेल बजी और एकदम से मतलब मुंह में पानी आ गया। पता है आज तो मम्मी ने टिफिन में पास्ता भेजा, आज तो मतलब बस बेल बजना के साथ ही कंडीशनिंग हो गई। पास्ता को देख के मुंह में पानी आना अलग बात है, वो नेचुरल बात है, ठीक है। लेकिन पास्ता को देख के मुंह में पानी नहीं आ रहा है, बेल बजने पे मुंह में पानी आ रहा है। तो वो क्या हुआ कि आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल, जिसको देख के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए था जिसके बजने पे, लेकिन अब बेल बजने पे मुंह में पानी आ रहा है। तो मतलब कि न्यूट्रल स्टिमुलस ही हमारी कंडीशन होके हमारी ऐसी कंडीशनिंग होगी, और कंडीशन होने के बाद वो बेल बजने पे ही मुंह में पानी आ रहा है। और उसका कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होगा? लर्नड रिस्पॉन्स। लर्नड रिस्पॉन्स टू अ कंडीशनड स्टिमुलस। तो बेल बजने पे ही सलाइवेशन हो रहा है, तो ये हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, सलाइवेशन टू बेल, ठीक है। इसको हम पावलो के एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अभी आपने ये एलिमेंट्स समझ लिए, अभी ये समझ आ गई डेफिनेशन सारी जो हमने करी है। अगर यहां तक ये एलिमेंट समझ आ गए हैं तो फिर आगे एक्सपेरिमेंट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और वैसे तो मैं एलिमेंट्स में ही मैंने आपको सब समझा दिया। देखो एलिमेंट्स एक बार फिर से कर लेते हैं। एलिमेंट्स में क्या है? एलिमेंट्स में सबसे पहला है हमारे पास अनकंडीशन स्टिमुलस, जिसकी कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है। फूड है, नेचुरल स्टिमुलस है, फूड को देख के अनकंडीशनल रिस्पॉन्स सलाइवेशन है। दोनों में से किसी की कंडीशनिंग नहीं हुई है। फूड को देख के, खाने को देख के मुंह में पानी आना जाहिर सी बात है। उसके बाद एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल मतलब जिसको देख के कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई मुंह में पानी नहीं आ रहा है। बेल को देख के मुंह में पानी क्यों आएगा? तो बेल न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि बेल को, न्यूट्रल स्टिमुलस को ही हमने कंडीशन कर दिया, और अब क्या हो रहा है? कंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है। सलाइवेशन जो कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स था वो कंडीशनड हो गया। किसके लिए? न्यूट्रल स्टिमुलस के लिए, जो कि अब कंडीशन स्टिमुलस बन गया। कैसे? कि हमने कंडीशनिंग कर दी कि भाई बेल को देख के मुंह में पानी आना शुरू हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको हम पावलो के एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। तो यहां आप लिखो पावलोस एक्सपेरिमेंट। और कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई एम टेलिंग यू। पावलो के एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ साथ में लिखो, अपने हाथ से नोट्स बनाओ और समझो। इधर आपने वीडियो चलाई हुई है, ये आप देख रहे हो और साथ में लिखोगे ना, डेफिनेटली आपको ये हमेशा याद रहेगा। आप कभी नहीं भूलोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। बस लिखो साथ में और समझो, खुद लिखो अपने हाथ से। बैठ के सुनते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, उतना फायदा नहीं होगा, प्रॉब्ली 50%। बट इफ यू विल राइट डाउन विद मी हाउ आई एम राइटिंग एंड एक्सप्लेनिंग, सुनोगे और साथ में समझोगे और साथ में लिखोगे अपने नोटबुक में, इट विल स्टे विद यू। ओके, सो पावलोस एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज क्या है? बिफोर कंडीशनिंग। अभी कंडीशनिंग करी नहीं है, सो बिफोर कंडीशनिंग। इस स्टेज में क्या है? इस स्टेज में क्या हो रहा है? इस स्टेज की 2 सब पार्ट्स हैं। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली। एक पॉइंट क्या है आपका? एक तो ये कि जो हमने बात करी थी कि फूड को देख के सलाइवेट करना, डॉग का पावलोस
डॉग एक्सपेरिमेंट लिख लो या पैवलोस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फूड को देख के डॉग सलाइवेट कर रहा है, तो फूड क्या है? फूड हमारा, लेट मी राइट विद अनदर कलर, फूड है हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस, और डॉग का सलाइवेट करना खाने को देख के अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। क्लियर है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। खाने को देख के मुंह में पानी आ गया डॉग के, ठीक है जी। इसमें दूसरे पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि बेल, अब मैंने घंटी बजाई, ठीक है, बेल बजाया तो नो सलाइवेशन, नो सलाइवेशन। ऑब्वियसली बेल जो है मेरा न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस है, तो सलाइवेशन उसको देख के क्यों होगा? घंटे को देख के डॉग के मुंह में पानी क्यों आएगा? नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा बिफोर कंडीशनिंग की सिचुएशन, ठीक है, कि भाई फूड को देखा तो डॉग ने सलाइवेट करा, फूड बेल को देखा तो सलाइवेशन नहीं करा। ये अभी कंडीशनिंग नहीं हुई है, उससे पहले की सिचुएशन है। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब हम कंडीशनिंग करेंगे। कंडीशनिंग हुई नहीं है, कंडीशनिंग कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहे हैं, तो कंडीशनिंग में वी आर, पहले हम बेल बजा रहे हैं, वी आर रिंगिंग द बेल फर्स्ट, प्लस प्रोवाइडिंग द फूड आफ्टरवर्ड्स, एंड डॉग इज सलाइवेटिंग। सलाइवेशन हो रहा है किसको? डॉग को, ठीक है, डॉग सलाइवेट कर रहा है। क्यों सलाइवेट कर रहा है? क्योंकि वो अभी भी खाने को देख के सलाइवेट कर रहा है। बेल यहां पे हमारा क्या है? बेल है हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस। फूड हमारा क्या है? फूड है हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस। सलाइवेशन क्या है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स है ना, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है अभी तो। अच्छा जी, अब अगर हमने ऐसे ही करते रहे, बेल बजाया खाना दिया, बेल बजाया खाना दिया, बेल बजाया खाना दिया, तो एक टाइम के बाद कंडीशनिंग हो जाएगी। आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा? आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा? आफ्टर कंडीशनिंग होगा ये कि बेल बजेगी और डॉग सलाइवेट करेगा, जो कि पहले नहीं कर रहा था। फर्स्ट स्टेज में बिफोर कंडीशनिंग में बेल जो है न्यूट्रल स्टिमुलस थी, लेकिन अभी बेल क्या हो गई? कंडीशनिंग स्टिमुलस हो गई। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन कर दिया। अब बेल बजने पे ही डॉग अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, जो कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, अब वो कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, अब वो सलाइवेट करने लगा। तो हमने ऐसा कंडीशनिंग कर दिया, ऐसा जोड़ दिया चीजों को कि बेल बजने से ही अब डॉग ड्रूल करने लगा, मतलब लार टपकने लगी, सलाइवेट करने लगा कि अरे मेरे को बेल बज गई, मतलब मेरा खाना आने वाला है। अभी खाना आया नहीं है, बेल बजने पे ही मुंह में पानी आ गया। तो दिस इज हाउ दिस पावलो का एक्सपेरिमेंट वर्क्स। आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी डाउट होगा, बट फिर भी अगर कुछ 1% कुछ रह गया है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आई विल क्लैरिफाई इट। अदरवाइज आप इसको वीडियो को बार बार प्ले करो, सुनो, समझो, और ये जो पावलो का एक्सपेरिमेंट वाले 3 चीजें हैं ये लिखो अपने हाथ से, ठीक है। यू विल नेवर हैव एनी कंफ्यूजन, आई एम टेलिंग यू। और सबसे इजी एग्जाम्पल तो इसका यही है, इसको याद रखने का। और कंडीशनिंग पता है, ये जो दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट लर्निंग। ये आए दिन हमारी जिंदगी में ये रोल प्ले करती है, क्लासिकल कंडीशनिंग, बस हमें रियलाइजेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि व्हेन यू हियर द वर्ड एग्जाम यू फील एंग्शियस, आपको थोड़ा सा घबराहट होती है, अरे एग्जाम, अब कौन सा एग्जाम है, कौन इसके मार्क्स जुड़ेंगे कि नहीं, ये क्या है, कितने नंबर का है, कब है, कौन सी डेट को है, क्या, थोड़ा सा एंजाइटी हो जाती है। वाई? बिकॉज वी हैव बीन कंडीशन लाइक दैट। एग्जाम को हवा बना के रखा हुआ है। एग्जाम का मतलब ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो अलार्मिंग सिचुएशन है, तो एकदम कान खड़े हो जाते हैं हमारे, और एकदम थोड़ी देर के लिए तो हमें चिंता होने ही लगती है कि अरे अब कौन सा एग्जाम है, कितने नंबर का है पेपर है, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, इसके मार्क्स जुड़ेंगे कि नहीं, क्या होगा, राइट। सो दैट इज अ कंडीशनिंग। एग्जाम वर्ड
से कंडीशन हो गया है हमारा रिस्पॉन्स। ऐसे ही जब स्कूल में आपको बेल बजती थी, रिसेस की बेल होती थी, तो वही एक टाइम के बाद तो इतनी कंडीशनिंग हो जाती है। आज भी हम किसी और स्कूल में भी हम घंटी बजे रिसेस की तो हमें लगता है कि अपना टाइम याद आता है। फॉर अ सेकंड ब्रीफ मोमेंट के लिए तो मेमोरीज आ ही जाती हैं कि अरे बच्चे खाना खाने लगे, बच्चे खाना खाने का टाइम हो गया, या अभी तो लंच टाइम चल रहा है, ऑटोमेटिकली लंच से, फूड से एसोसिएट कर देते हैं। सो दिस इज हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क in even real life. This happens. This is the most easiest, most common type of learning, अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएं तो। ठीक है। और वैसे बेल की जगह पे मतलब बहुत सी बुक्स में बेल है, और सिसरेली में दिया हुआ है बेल की जगह पे मेट्रोनोम। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट जिसको क्या कहते हैं, जिसमें रिंगिंग साउंड आता है। ठीक है। सो बेल लिखो, मेट्रोनोम लिखो, इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट कंसेप्ट क्लैरिटी है आपको कि ऐसे पावलो का जो एक्सपेरिमेंट है हुआ, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं इस प्रोसेस के। देयर आर फ्यू पॉइंटर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसका बहुत रोल प्ले है टू ब्रिंग आउट द चेंज दैट वी आर सीइंग। ठीक है। सबसे पहली बात कि जो कंडीशन स्टिमुलस है, इट मस्ट कम बिफोर अनकंडीशन स्टिमुलस। मतलब कि बेल पहले और फूड बाद में। ये नहीं कि पहले खाना दे दिया डॉग को और फिर बेल बजा रहा है, कोई फायदा नहीं होगा, वो तो अपना खाना खाने में बिजी हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा फिर। और ये सब इसलिए क्योंकि ये सब हिट एंड ट्रायल, ये सब पावलो ने किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। दैट्स हाउ कुछ ये बेसिक प्रिंसिपल निकल कर आए हैं। तो फर्स्ट मस्ट कम बेल, एंड देन उसके बाद फूड आना चाहिए। नेक्स्ट इज CS and UCS must come close together in time, approximately 5 seconds। तो 5 सेकेंड्स के गैप पे आना चाहिए। ये नहीं कि आपने बेल बजा दी और कंडीशन करने के लिए और आधे घंटे बाद खाना आ रहा है, कोई फायदा नहीं है, कंडीशनिंग नहीं होगी। तो पहले आपको जो है बेल बजाने के 5 सेकंड के अंदर खाना दे देना है डॉग को, ताकि वो उससे एसोसिएट कर सके। कंडीशनिंग तभी तो होगी। ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट, जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, जो हम कह रहे हैं बेल, इट मस्ट बी paired with unconditioned stimulus several times। मतलब ऐसे नहीं कि एक बार करा, 2 बार करा और बस कंडीशनिंग होगी, ऐसे नहीं होगा। काफी बारी आपको ऐसे करना पड़ेगा और तब जाके ये कंडीशनिंग होगी। और वैसे मैं एक बात बताऊं, जिसके घर पे पेट है, डॉग एज अ पेट, ठीक है, वो ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है अपने घर पे। अगर आपके उसको टिंग टिंग सी घंटी सी बेल है, मतलब अब तो छोटी सी बेल मिल भी जाती है, कोई भी एक बेल खरीद लो, ठीक है, या अपने फोन पे बेल वाला अलार्म लगा लो, कुछ भी कर लो। ऐसे करके ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो इमिडिएटली। और वैसे अगर नहीं भी है तो आपने ये चीज जरूर नोटिस करी होगी, अगर पेट है आपके पास, कि जब मोमेंट वो अपने बर्तन को देखते होंगे ना, जिस भी खाने में बोल में आप उनको सर्व करते हो, उनको पता चल जाता है कि भाई ये बर्तन लेके आ गए मेरा, मतलब मेरा खाना आने वाला है, अब मेरे को मेरा खाना मिलेगा इसके अंदर। तो एक दिल सिट ऑन, मतलब अपने जगह पे बैठ जाएंगे एकदम खाने के लिए रेडी पोजीशन में कि बस खाना डालो और मैं खाऊं। सो जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने डॉग के साथ, अगर आपके पास है तो। हाँ। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि CS जो है, इट मस्ट बी डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि उसकी आवाज थोड़ी अलग होनी चाहिए। जब पावलो ने एक्सपेरिमेंट किया था अपने लैब में, तो जो बेल जैसा साउंड था, मेट्रोनोम का जो साउंड था, वो कहीं और वो साउंड नहीं था, कोई और लैब में ऐसा वैसा साउंड नहीं था, सेम सिमिलर साउंड नहीं था। तो इट वाज अ वेरी पिक्यूलर, वेरी डिफरेंट साउंड, जो कि
जिससे वो एसोसिएट कर पाया डॉग कि अरे ये वाला साउंड बजाए मतलब बेल बजाए तो डेफिनेटली मतलब मेरा खाना आने वाला है. सो द कंडीशन स्टिमुलस जो है इट हैज टू बी डिस्टिंक्टिव. तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं इस प्रोसेस के इफ यू वांट द रिजल्ट. ओके, अब हम करने वाले हैं इसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. देयर आर सम वर्ड्स दैट आई वांट यू टू गेट फेमिलियर विद, राइट. सो फर्स्ट वन इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन. व्हाट इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन? कि जब एनिमल, जैसे पावलो का जो डॉग था वो जो बेल का साउंड था उसके ऊपर ड्रूल कर रहा था या उसके ऊपर सलाइवेट कर रहा था, राइट. बट फॉर एग्जांपल अगर हम उस बेल से मिलती जुलती कोई साउंड और लगा दें, ठीक है, और वो कंफ्यूज हो जाए कि ये वो वाला बेल है जो मेरे फूड के साथ एसोसिएट किया गया था या कोई और बेल है, तो वो कई बार क्या करेगा वो डॉग, तब भी सलाइवेट करेगा. ऐसे कंडीशन में जहां उसने जनरलाइज कर दिया है साउंड को, व्हेन अ पर्सन और एनिमल रिस्पॉन्ड टू थिंग्स दैट आर सिमिलर, देख रहे हो यहाँ पे सिमिलर है, जो ओरिजिनल उनकी जो थी कंडीशन स्टिमुलस है. तो जो सिमिलर साउंड है CS के, जैसे यहाँ पे बेल के केस में, ठीक है, तो बेल से मिलती जुलती अगर कोई साउंड हम लगा दें और डॉग उस पर सलाइवेट करने लगे तो उसको हम कहेंगे स्टिमुलस जनरलाइजेशन. ऐसे ही स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन होगा. डिस्क्रिमिनेशन क्या मतलब, उसका ऑपोजिट हो जाएगा. जब उसको पता चल जाएगा थोड़े टाइम बाद कि अरे मेरे को उल्लू बना रहे हैं, ये वो वाला साउंड तो नहीं था, ठीक है, क्योंकि मान लो हमने बेल के बाद वो कंफ्यूज वाला एक साउंड बनाया, एक फेक साउंड हमने दिया, ठीक है, जो कि बेल का साउंड नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में उसके हमने फूड नहीं दिया तो धीरे धीरे उसको समझ आ जाएगा, डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगा, वो डिफरेंस बनाना शुरू कर देगा कि फेक साउंड क्या है और असली साउंड क्या है. फिर वो एक स्पेसिफिक टिकिंग साउंड के ऊपर ही रिएक्ट करेगा. तो वो जो सलाइवेशन होगी तो वो बेल सी थी, है ना, वो जो बेल की साउंड थी, जस्ट लेट्स एज्यूम कि ये बेल है, ठीक है, तो वो बेल की साउंड पे ही करेगा और किसी साउंड पे रिएक्ट नहीं करेगा और किसी साउंड पे अपना रिस्पॉन्स नहीं देगा सलाइवेशन का. तो डिस्क्रिमिनेट करना, उसको डिफरेंस पता चल जाए दोनों साउंड्स के बीच में, तो वो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन होगी. और अगर वो कंफ्यूज है, बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूज है, तो मतलब जनरलाइजेशन, कि उसने जनरलाइज कर दिया, सारी साउंड पे वो सलाइवेट कर रहा है. ऐसे ही आता है नेक्स्ट एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट. एक्सटेंशन क्या बोलता है? एक्सटेंशन बोलता है, एक्सटेंट मतलब खत्म हो जाना चीज़ों का. तो यहाँ पर रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा जो हमने कंडीशन किया था. तो मतलब जो कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवेशन, ठीक है, वो सलाइवेशन जो है वो फेड अवे होने लग जाएगा. क्यों? क्योंकि जो अनकंडीशन स्टिमुलस था फूड वाला, वो हम उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे, नो लॉन्गर प्रेजेंटेड. तो जब हम उसको वो नहीं देंगे, अब मान लो हम बेल तो बजा रहे हैं, वी आर रिंगिंग द बेल बट वी आर नॉट उसके बाद गिविंग द फूड, सो व्हाट विल हैपन, धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगा. the response of salivation will go away. Why? Because we are not providing the food. तो धीरे धीरे उसको डॉग को समझ आ जाएगा कि अब ये मेरे साथ शैतानी कर रहे हैं, मेरे साथ अब मेरे को फूड नहीं देते हैं, सिर्फ बेल बजाते हैं, सिर्फ ऐसे मजे ले रहे हैं, तो वो नहीं करेगा. सो Pavlov kept ringing the bell और विदाउट गिविंग फूड, तो डॉग ने फिर सलाइवेशन करना स्टॉप कर दिया. दैट इज एक्सटेंशन, मतलब रिस्पॉन्स खत्म हो गया, एक्सटेंट हो गया. अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी. स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होता है भाई? स्पॉन्टेनियस क्या मतलब, एकदम से, अचानक से, स्पॉन्टेनियस तो अचानक से रिकवरी हो गया. तो रिस्पॉन्स एक्सटेंट होने के बाद जब CR ब्रीफली, है ना, अपीयर हुआ दोबारा से ओरिजिनल CS के साथ, तो फिर क्या हुआ, समटाइम्स में आ गया, मतलब आफ्टर फ्यू वीक्स, जब कुछ टाइम निकल गया, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म, तो पावलो ने क्या करा, फिर से वो बेल को रिंग किया, जिस बेल को वो पहले बजाया करते थे. ठीक है, मान लो कि कोई बेल है, अब ये बेल तो है नहीं, बट ऐसे बेल को उन्होंने बजाया, ठीक है, फिर से ही वो जो बेल है उसको बजाया, तो उसमें डॉग ने सलाइवेट किया, लेकिन शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स था थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो गया. शायद उसको याद आ गया कि अरे 1 महीने बाद ही चाहे वो बेल बजाई, लेकिन जैसे ही उसने वो साउंड सुना, थोड़ा सा उसको सलाइवेशन हुआ, थोड़ा सा सलाइवेशन हुआ. क्यों? क्योंकि उसको याद आ गया होगा कि अरे फूड
एसोसिएशन उसकी थी ना फूड के साथ, तो उसको थोड़ा सा मेमोरी आया होगा कि मेरे को खाना मिलेगा, पर क्योंकि हमने उसका रिस्पॉन्स तो एक्सटेंड करवा दिया था, खत्म करवा दिया था, उसको हम बेल बजाते थे और फूड तो देते नहीं थे, तो इसलिए शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स था, ज़्यादा ऐसा नहीं कि ज़्यादा सलाइवेट कर रहा है, क्योंकि वो समझ गया था कि अब ये मेरे को बेल तो बजा देते हैं लेकिन खाना नहीं देते, तो इसलिए रिस्पॉन्स तो आया लेकिन शॉर्ट लिव्ड आया, वो भी कभी, है ना, स्पॉन्टेनियस रिकवरी ऐसा कभी हो गया तो। सो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, अब ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, विच इज हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। अब ये हायर ऑर्डर कंडीशनिंग क्या है? हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कुछ नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, देखो वो बोल रहे हैं कि वेन स्ट्रॉन्ग कंडीशन स्टिमुलस, एक स्ट्रांगली कंडीशन स्टिमुलस को जब हम पेयर कर देंगे किसी न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, मतलब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि दो स्टिमुलस हैं, मतलब एक तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन स्टिमुलस हमारा था, क्या था, बेल। ठीक है, उसको पेयर हम कर रहे हैं एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ। मान लो हमारा न्यूट्रल न्यू स्टिमुलस है विसल। ठीक है, सीटी बजा रहे हैं हम, कॉजिंग द न्यूट्रल स्टिमुलस टू बिकम, अब वो यही न्यूट्रल स्टिमुलस जो विसल वाला है, इट विल बिकम आवर सेकेंड कंडीशन स्टिमुलस बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे कि बेल है, ठीक है, ये हमारा कंडीशन स्टिमुलस है 1, क्योंकि इसकी कंडीशनिंग हमने कर दी थी और इस पे क्या आ रहा था, कंडीशन रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था। क्या रिस्पॉन्स? सलाइवेशन का। ठीक है, डॉग सलाइवेट कर रहा था। अब क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि एक न्यूट्रल, अभी तो है न्यूट्रल स्टिमुलस है हमारा विसल, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब बेल के साथ हम क्या कर रहे हैं, विसल भी बजा रहे हैं, पहले विसल बजा रहे हैं, फिर बेल बजा रहे हैं, फिर खाना लेकर आ रहे हैं। तो विसल इस कंडीशन में हमारा क्या बन जाएगा, इट विल बी अ कंडीशन स्टिमुलस 2, और सिर्फ विसल पे ही सलाइवेशन का रिस्पॉन्स आएगा जो कि कंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ऐसे ये होती है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। मतलब यहाँ पे दो हो गए, एक हो गया आपका वेल और दूसरा हो गया आपका विसल। तो विसल को भी हमने कंडीशन कर दिया, तो दो कंडीशनिंग कर दी। तो अब दो कंडीशन के बाद हम एक चीज हटा दें, मान लो बेल हटा देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम विसल बजाएंगे तो सिर्फ विसल पे ही वो सलाइवेट करने लग जाएगा, क्योंकि उसने उसको भी कंडीशन कर लिया, पहले विसल बजती है, फिर बेल आती है, फिर फूड आता है। अब बेल को बीच में से हटा दिया, अब सिर्फ विसल बजा रहे हैं तो भी सलाइवेट करेगा, और अगर विसल नहीं बजा रहे, बेल बजा रहे हैं तो भी सलाइवेट करेगा। तो दोनों चीजों के साथ उसने कंडीशन कर लिया। ठीक है, दैट इज हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। जब पावलो से पूछा गया कि भाई ये कंडीशन क्यों करती है, व्हाई डज क्लासिकल कंडीशनिंग रियली वर्क, इसमें ऐसा क्या बात है जो क्लासिकल कंडीशनिंग काम करती है, तो पावलो का रिस्पॉन्स क्या था? पावलो ने बोला कि स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये काम करती है। मतलब पावलो ने ये बिलीव किया कि जो बेल है वो कहीं ना कहीं जो है ऐसा ब्रेन में ट्रिगर कर रही है, जो कि फूड को देखने पर रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जो एरिया ट्रिगर होता है वही बेल ट्रिगर कर रही है, बेल वही एक्टिवेट कर रही है एरिया ब्रेन में, सेम ब्रेन एरिया जो कि फूड को देखने पे होता है, इसलिए डॉग जो है हमारा सलाइवेट कर रहा है। इसको बोलते हैं स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन। तो पावलो ने ये अपना थ्योरी दिया था, तो उन्होंने बोला था कि द CS डायरेक्टली ट्रिगर्स द सेम एरिया रिस्पॉन्स, इसलिए होता है। तो हम क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डॉग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, तो ये स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट करना। बट इस पे तो एक रॉबर्ट रेस्कोला का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, रैट को लेके। सो उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी है, उन्होंने कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। उन्होंने बोला है कि बेल बजती है, उसके बाद खाना आता है, इसमें सिर्फ टाइमिंग का खेल नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ टाइमिंग का खेल होता तो मतलब खाना दे दिया, बेल बजा दी, एसोसिएट ही करना था, और कम गैप पे टाइम कम होना चाहिए था, एसोसिएशन का ही खेल था, सारा टाइमिंग का ही खेल था। तो फिर तब क्यों फेल हो गया एक्सपेरिमेंट की, जब हमने पहले खाना दे दिया और बाद में बेल बजाया साथ में ही, तभी भी हमने विद इन द 5 सेकेंड्स के गैप पे क्लोजली एसोसिएट करके बजाया था बेल, लेकिन तब कंडीशनिंग नहीं हुई ना। तो देयर हैज टू बी समथिंग मच मोर
देन जस्ट कि एसोसिएट करना है स्टिमुलस को और कम टाइम होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड उसके बीच में, तो ये सब नहीं है, कुछ देयर समथिंग मच मोर। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था रैट का, ठीक है, और उससे ये निकल कर आया था कि एक्सपेक्टेंसी है, एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे जो डॉग है उनके केस में जो है रैट थे, तो वो लर्न करते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट, कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे डॉग के साथ एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि बेल बजी है तो मुझे फूड मिलने वाला है, ठीक है, बेल बजी है तो मुझे मतलब फूड मिलने वाला है, तो ये फूड की एक्सपेक्टेशन है उसको, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने रैट को लेके एक्सपेरिमेंट किया था, 2 ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। तो ग्रुप 1 को क्या किया, एक टोन सुनाई और उसके बाद उनको शॉक दिया, तो रैट बिकेम फियरफुल जब भी टोन बजती थी, एक्सपेक्टिंग अ शॉक, तो उनको पता था कि अब टोन बज गई मतलब टी बज गई मतलब कि मेरे को शॉक मिलने वाला है। दूसरे ग्रुप के साथ उन्होंने क्या किया, टोन बजाई लेकिन शॉक नहीं दिया जब तक टोन खत्म नहीं हुई, until the tone ends, जैसे टी बजती रही बजती रही बजती रही बजती रही बजती रही बजती रही बजती रही, उसके बाद जहां स्टॉप हुई वहां उनको शॉक दे दिया, ठीक है। तो तब रैट जब बज रहा था, वो टोन बज रही थी, तब वो फियरफुल नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि टोन बज रही है, कोई बात नहीं, बज रही है बज रही है, लेकिन उनको ये जैसे वो रुक गई, टोन स्टॉप हो गई, तो उनको पता था कि अब हमें शॉक मिलने वाला है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से पता करा कि यहाँ पे क्या है, एक एक्सपेक्टेंसी का रोल बहुत बड़ा है, मतलब कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, डॉग या वो जो भी है वो फूड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉग वहाँ पर फूड एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, डॉग के केस में फूड की एक्सपेक्टेशन थी और रैट के केस में शॉक की। तो व्हाट वर दे एक्सपेक्टिंग, तो कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। उन्होंने ये प्रूव करना चाहा कि एसोसिएशन क्लोज टाइम में और ये सब टाइमिंग वगैरह का इतना रोल प्ले नहीं है। और इसको कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्यों कहा गया है, बिकॉज यहाँ पे एक मेंटल एक्टिविटी ऑफ कॉन्शियसली एक्सपेक्टिंग दिखाया गया है, इसलिए ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के अंदर आता है ये जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंटली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो समथिंग, कि समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट था। अगर जस्ट इन केस आपके कभी एग्जाम्स में आए, यू शुड बी फेमिलियर। देखो, मेरा पढ़ाने का आपका ये मतलब होता है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वैसे तो कितना ही वास्ट सिलेबस है, क्या क्या ही कवर करेंगे, है ना, लेकिन मेरा हर चीज़ पढ़ाने का ये मतलब है कि यू शुड बी फेमिलियर। एटलीस्ट आपको ये ना लगे कि ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ होना चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा वो अलग चीज़ है, रिकॉल नहीं हो रहा वो अलग चीज़ है, बट हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने सुना हुआ है, आई आई हैव हर्ड अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये था जो है उनका रैट वाला एक्सपेरिमेंट। एंड लास्ट में उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग बताया हुआ है, जिसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स कवर करे हुए हैं, फोबिया, टेस्ट एवर्जन एंड ड्रग डिपेंडेंसी। पीडीएफ का लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सिस्टरली का, इफ यू वांट टू रीड एंड गो थ्रू दिस यू कैन डू दैट, बट इतना मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कुछ लगा नहीं, बस ये 3 पॉइंट्स हैं इसमें जो आप याद रख लो कि फोबियाज जो हैं, अगर आपको याद हो लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट लिटिल एल्बर्ट में क्या होता है कि वो छोटा बच्चा होता है जिसको रैट का फियर हो जाता है ना, सो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो लिटिल एल्बर्ट, कि जो एल्बर्ट होता है उसको रैट का कोई फियर नहीं होता, उसको कोई डर नहीं होता रैट से, लेकिन उस बच्चे को रैट दिखाते हैं और साथ में एक एसोसिएशन कर देते हैं लाउड नॉइज की, बैंग की एकदम से। तो फिर वो क्या होता है कि रैट से उसको पहले कोई डर नहीं होता, लेकिन फिर वो जब भी रैट को देखता है उसको वो डर बैठ जाता है, उसको लगता है कि कोई लाउड नॉइज बजेगी अभी, और वो कंडीशन हो जाता है हर फरी ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी वाइट फ्लफी ऐसे फरी चीज उसको दिखती है तो वो डर जाता है। यहाँ पे फियर जो है एक कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है, कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स। सो दिस इज व्हेन एन इमोशन इज लिंक्ड विद स्टिमुलस।
ठीक है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन के केस में फियर का इमोशन जो है लिंक हो गया स्टिमुलस के साथ, तो इसको बोलते हैं कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स। टेस्ट एवर्जन क्या होता है कि जब आप मान लो आपने कुछ खाया, ठीक है, और उसके बाद आपकी तबीयत बाहर से उसके बाद जो है आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आपको पता था मैंने बाहर से खाना खाया, इस जगह से खाया और ये वाला खाना खाया है जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, तो आप कुछ टाइम के लिए वो जगह, वो प्लेस, वो अवॉइड करते हो कि नहीं यार मैंने वहाँ से खाना खाया था और मेरी लास्ट टाइम तबीयत खराब हो गई थी, मैं तो नहीं जाऊँगा उस जगह पे, ठीक है, या मैं तो नहीं खाऊंगा वो चीज़। तो दैट इज टेस्ट एवर्जन। ड्रग डिपेंडेंसी में भी ऐसे ही होता है। आपको याद है अगर हमने ड्रग वाला चैप्टर किया था तो हमने बताया था कि किस तरीके से क्यूज यानी कि हिंट्स मिलते हैं कुछ, ठीक है। जैसे एक स्मॉल स्पून है जो ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं, कोकेन के लिए, जो कोकेन कंज्यूम करते हैं, तो जैसे ही वो कोई स्मॉल स्पून देखेंगे एकदम से ट्रिगर हो जाएगा, और क्योंकि उन्होंने लिंक कर दिया है। या किसी पर्सन के साथ आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कि नहीं यार मैं अकेला अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, मैं फलाने पर्सन अपने दोस्तों के साथ करता हूँ, तो जिस दोस्त के साथ करते हैं या जिन दोस्तों के साथ करते हैं आप उनको देखेंगे तो अल्कोहल से आपने उसको लिंक कर दिया, तो एकदम से आपके दिमाग में अल्कोहल आ जाएगी। सो दिस क्लासिकल कंडीशनिंग के बहुत सारे यूज आपको एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में अदरवाइज भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग in the daily life or the human life, जो phobias, taste aversions, drug dependency किस तरीके से होता है। So this is it, we are done with the classical conditioning. Thank you so much। अगर आप अभी तक बने हुए हैं वीडियो में, अगर आपने देखा है, let me know in the comment section कि आपको कोई डाउट तो नहीं है और आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग इट, कीप रिवाइजिंग इट। कुछ डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, नहीं है डू गिव मी अ थम्स अप, लेट मी जस्ट नो, गिव योर फीडबैक, है ना, अच्छा लगता है। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम with operant conditioning. Till then, take care. Bye.